ऐतिहासिक है। वर्ग नंबर 19। कल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक श्रीनगर का स्थापना किया था ना। आगे अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में देवों के प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। यह शिलालेख जो है कलिंग के राजा के विषय में मौन है। खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का शासक था। इस युद्ध के बाद अशोक ने गहरी व्यवस्था एवं पश्चाताप हुआ और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में कहे तो अशोक ने भेरी घोष की जगह धम घोष अपनाया यानी कि भेरी घोष की जगह धम घोष के चर्चा शिलालेख 5 में है। आगे चलते हैं। अशोक के बाद युद्ध के बाद अशोक ने निग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र था के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। अशोक बौद्ध धर्म का स्थावीर शाखा का अनुयायी था। अब आगे अशोक का धम्म क्या है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर के सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज था। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को प्रचार के लिए भेजा था, जो नागदेवी की से उत्पन्न हुई थी। पुत्र संघमित्रा और महेंद्र, अशोक की पत्नी थी नागदेवी। आगे 5वें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्राओं की नियुक्ति किए थे। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। एक उपासक के रूप में अशोक ने 10वें वर्ष में बोधगया, 12वें वर्ष में नागिल सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया था। ठीक। आगे अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए जो था बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण भी किया था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगत थी। पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईस्वी पूर्व में और अध्यक्षता उसमें मुगलापुत्र थी। आगे चलते हैं। आगे की संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे है तीसर के संगीत बौद्ध संगति। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। अब आगे दशरथ सम्राट अशोक का पौत्र था यानी पोता था। दशरथ के शासनकाल में गया में यानी कि बिहार में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई थी। दशरथ ने भी अशोकों की भांति देवप्रिय नाम की उपाधि ग्रहण किया था। अब आ गया बृहद्रथ। यह अंतिम मौर्य शासक था। इसकी हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और नए वंश शुंग वंश की स्थापना किए। मौर्य प्रशासन कैसा रहा। राजनीतिक व्यवस्था कथा कि मौर्य काल में वंशागुनित केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप राजा सर्वोपरि होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को निरंकुश बनाते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया गया। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा, अमत, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र शामिल थे। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ या महामात्र कहलाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार उनकी संख्या 18 हुआ करती थी। उन्होंने 48,000 पन वेतन के रूप में मिलते थे। पन उनकी 1/3 होता था तोले के बराबर का, चांदी या सिक्का जो भी हो। आगे चलते हैं। तीर्थ या महात्मा क्या है। तीर्थर या महात्मा क्या है। तीर्थक मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, दवारिक, अंतर्वेदी, समहर्ता, सन्निधाता, प्रशास्ता, परदेष्टि, पौर, व्यवहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्री परिषद, दंडपाल, दुर्गपाल एवं अनंतपाल ये सब होते थे। शासन चलाने के लिए मंत्री परिषद का होना जरूरी था, जो शासक को सलाह देने में सक्षम थे। अब आगे आपका बायोलॉजी यानी कि एब्सिसिक एसिड के बारे में जानेंगे। एब्सिसिक एसिड के मुख्य काम क्या है। कहते हैं कि यह बीज प्रसुप्ति एवं रंध्र बंधों को प्रेरित करता है। यह पत्तियों, फलों एवं फूलों के विगलन को प्रोत्साहित करता है। एथिलीन क्या है।
एथिलीन का हार्मोन के रूप में सर्वप्रथम जानकारी क्राकर ने दिया था। यह एक गैसीय हार्मोन है। कौन? एथिलीन। एथिलीन का काम क्या है? यह फलों को पकाने में यह हार्मोन सहायक होता है। यह अनानास में पुष्पासन और पुरानी पत्तियों और पक्के फलों का विलंघन करता है। कौन? एथिलीन। अब आगे, यह संचयन अंगों की प्रसूति को समाप्त करता है। बसंतीकरण क्या है? रूसी वैज्ञानिक लाइसेनको ने पाया कि शीत किस्म के बीजों को अगर अंकुरित के समय जो है कम ताप पर, यानी कि 0 डिग्री से 5 डिग्री सी के ताप पर कुछ दिनों के लिए तक रखा जाए तो ऐसे बीज गर्मियों के आरंभ होते हैं, आरंभ में बनने पर उसकी वर्ष फल दे देते हैं, उसी वर्ष फल दे देते हैं। और कम तापमान आधारित पुष्पासन की इस क्रिया को हम बसंतीकरण कहते हैं। अब आगे, पादप रोग क्या है? पादप रोग के अध्ययन के विज्ञान को हम पादप विज्ञान यानी कि प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। पौधों में रोग के कई कारक होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कवक, विषाणु, माइकोप्लाज्मा और सूत्रकृमि आदि। अब परजीवी जो रोग का कारण है रोगजनक कहलाता है, और रोगग्रस्त पादप परजीवी को पोषण देता है, इसलिए उसे हम परपोषी भी कहते हैं। आगे आपका प्रमुख पादप रोग क्या है? जैसे कि जीवाणु जनित रोग, जानिएगा नींबू में कैंकर रोग होता है स्यूडोमोनास साइटरी के कारण, स्यूडोमोनास साइटरी। आलू में बिल्टा रोग होता है स्यूडोमोनास सोलेनेसियम के कारण। ठीक। आगे आपका गेहूं में बिगलन या टुंडू रोग, गेहूं में बिगलन या टुंडू रोग होता है कैरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई के कारण, कैरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई के कारण। आगे है धान की अंगमारी रोग जेंथोमोनास ओराइजी के कारण, धान का अंगमारी रोग जेंथोमोनास ओराइजी के कारण। आगे है आपका गन्ने में लालधारी लाल अपक्ष है, ये होता है आपका स्यूडोमोनास रूब्रिलिनियंस के कारण, रूब्रिलिनियंस के कारण। आगे चलिए कवक जनित रोग क्या है? कुरीसी फर का मुर्दू रोमिल मिल्साई, पेरानोस्पोरा पेरासीटा के कारण। आगे है धान बंट रोग टिलेसिया बर्कलेनिया के कारण, धान बंट रोग टिलेसिया बर्कलेनिया के कारण। गेहूं का अनावृत अस्टिलागो ट्रिटिसाई के कारण। ठीक। आगे है गेहूं का करनाल बंट रोग टिलेसिया इंडिका के कारण, टिलेसिया इंडिका के कारण। गेहूं का भूरा चिट, गेहूं का भूरा कीट, गेहूं का भूरा कीट पक्सिनिया सिकिनडिंडा डिट्टा के कारण, पक्सिनिया सिकिनडिट्टा के कारण होता है। आगे चलते हैं गन्ने का लाल बिगलन रोग होता है कोलेटोट्राइकम के कारण, कोलेटोट्राइकम के कारण। मूंगफली का टिक्का रोग होता है सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला के कारण, सर्कोस्पोरा एरेकिडोला के कारण। आलू का अंगैती रोग या अंगमारी रोग कहता कि आल्टनेरिया सोलेनी के कारण, आल्टनेरिया सोलेनी के कारण। अब आगे है कपास की मलानी रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण। ठीक। आलू की पछेती अंगमारी, आलू की पछेती अंगमारी होता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण। कॉफ़ी का कीट रोग, कॉफ़ी का कीट रोग होता है हेमिलिया वास्ट्रेटेक्स के कारण, वास्ट्रेटेक्स के कारण। बाजरे का आर्गट रोग होता है क्लेविसेप्स सुईफोर्निस के कारण। विषाणु जनित रोग जान लीजिए गाजर का लाल पत्ती होता है गाजर लाल पत्ती विषाणु के कारण। आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। आगे है आपका हाँ, तो हम पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री के बारे में। एच डी देवगौड़ा जो था पद ग्रहण करने के समय जो था कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। ठीक। फिर आगे आपका आई के गुजराल जो था 1997 से 98 तक वह राज्यसभा के प्रधानमंत्री रहे। ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार आए 1998 से 99, फिर 99 से 2004। ठीक। अब आगे आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने वो भी 2 बार बने, 2004 से लेकर के 14 तक रहे। ठीक ना, वो राज्यसभा के प्रधानमंत्री बने रहे। अब आगे है नरेंद्र मोदी जो 2014 से बने हैं अभी तक। अब आगे प्रधानमंत्री एवं
राष्ट्रपति के बीच में संबंध क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 74 कहता है, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। नियुक्ति मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किया जाएगा। अब आगे अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासनिक संबंधी और विधायक विषयक प्रस्थानों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सुनिश्चित करें। आगे कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनों संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति को मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। ये सब प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। अब आगे आपका भारत का महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। भारत के महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है जिसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो, और भारत सरकार को भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे। उसे सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। आगे है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करता है। कौन? महान्यायवादी। उसे संसद के किसी भी सदन में या किसी समिति में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 88 के तहत। आगे, अपने पद के आधार पर महान्यायवादी को संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 105 के 4 में। अब आगे आपका सांसद। संसद के बारे में जानेंगे। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में किया गया है। भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब कहता है राज्यसभा। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। यह एक अस्थायी सदन होता है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें से 238 सदस्य जो है ना राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। वो कैसे व्यक्ति को मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80 के तहत, जैसे कि जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रखता हो, विशिष्ट स्थान रखता हो। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीट है, जिसमें से 239 राज्यसभा से हैं और 4 गो संघराज 12 गो संघराज क्षेत्र से। अब आगे इनका कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अनुच्छेद 83 के 1 के तहत। आगे चलते हैं। अब आगे आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। कैसे कि ऑक्सीजन के 3 गो समस्थानिक हैं, क्लोरीन के 2 गो और सीसा के 3 गो। ऑक्सीजन के 3 गो समस्थानिक हैं, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818। क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक है, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। सीसा के भी 3 गो समस्थानिक हैं, PB 82 206, PB 82 206, PB 82 207, PB 82 208। इसमें देख रहे हैं कि स्थान समान है लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, इसीलिए हम इसको समस्थानिक बोलते हैं। अब आगे आइसोबार, समभारिक। इसमें भार समान होगा और संख्या भिन्न भिन्न होगी। आगे है, इसके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। इसका भार समान है। और गैलियम 3276 और सीजियम 3476। ठीक, आगे है, आगे आपका हाइड्रोजन मतलब 1H3 2 हीलियम 3, इसमें जो होता है समान है। अब आगे है 3 लिथियम 7 और 4 बेरिलियम 4 मतलब 4 बेरिलियम 7। आइसोटोन क्या है? इसमें समन्यूट्रॉनिक जिसको हम बोलते हैं, आइसोटोन को ही हम क्या बोलते हैं? समन्यूट्रॉनिक। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसमें क्या होता है कि A और Z का मान समान होता है, जैसे कि लिथियम 37 तथा बेरिलियम 48। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या देख लीजिए, 7 में से 3 गया 4, फिर 8 में से 4 गया 4। आगे चलते हैं। 1 हाइड्रोजन 3
2 हीलियम 4, यानी कि 3 में से गया 2, हीलियम 2, 4 में से 2 गया 2। ठीक, इसी तरह सोडियम 23 और मैग्नीशियम 24। आगे चलते हैं। आगे है रेडियो सक्रियता क्या है। कहता है कि रेडियो सक्रियता प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व जो स्वतः विखंडित होकर के कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो सक्रियता कहलाते हैं तथा यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम। कौन कौन? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और पोलोनियम, ये सभी रेडियो सक्रिय तत्व हैं। 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने यह पता लगाया कि इन्हें किसी विद्युत क्षेत्र से होकर के प्रवाहित करने पर 3 प्रकार के किरणें में बंट जाती है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अब कहता है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा की तुलना कैसे करना है, देख लेते हैं। अल्फ़ा की प्रकृति कैसी होती है, यह पॉजिटिव होता है 2 हीलियम 4, और बीटा निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर और समान होता है, और गामा जो होता है एक्स किरण की तरह विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, उदासीन होता है। आगे चलते हैं। अब अल्फ़ा का द्रव्यमान कैसा होता है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान का 4 गुना होता है, बीटा का 1 हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का 1/1838 गुना होता है, और गामा का इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, यानी कि 0 के बराबर होता है। ठीक, अब आगे कहता है आपका वेग क्या होता है। अल्फ़ा का वेग जो होता है, इसका वेग प्रकाश के वेग, अल्फ़ा के वेग प्रकाश के वेग का 10वां भाग होता है, जबकि बीटा का वेग प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है ना। आगे चलते हैं। इसका वेग प्रकाश के वेग के करीब करीब बराबर होता है, गामा का। अब आगे आपका भेदन क्षमता क्या है। अल्फ़ा कण की भेदन क्षमता 0.1 मिलीमीटर के मोटे एल्युमिनियम के चादर को भेद सकती है, यानी कि सबसे कम होता है। ठीक है, और बीटा का जो होता है अल्फ़ा से थोड़ा ज़्यादा अधिक होता है, 100 गुना अधिक होता है, और गामा सबसे अधिक होता है, 1000वां भाग होता है अल्फ़ा से। अब आगे चलते हैं। भेदन क्षमता हो गया। अब आगे आपका आयनन क्षमता। आयनन क्षमता सबसे अधिक अल्फ़ा में होता है, सबसे कम गामा में होता है, उसके बाद बीटा में होता है, बीच में बीटा में होता है। आयनन क्षमता या आयनन शक्ति हो गया। अब आगे आपके फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये अल्फ़ा किरणें जो है, अल्फ़ा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। इसकी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करने की क्षमता जो है किरण कम होती है, बीटा और गामा सबसे कम होती है। अब आगे है आपका प्रतिदीप्ति क्षमता क्या होता है। कहता है कि प्रतिदीप्ति क्षमता अल्फ़ा के जिंक सल्फाइड तथा बेरिलियम प्लेटिनो साइनाइड जैसे लवणों में प्रतिदीप्ति अल्फ़ा उत्पन्न करती है, मतलब प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। बीटा, इसकी प्रतिदीप्ति क्षमता अल्फ़ा से कम होती है। फिर गामा क्या होता है कि बीटा से मतलब कम हो जाता है ना। आगे चलते हैं। अब आगे उत्सर्जन का प्रभाव क्या होता है कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक बीटा किरणें के उत्सर्जन से अल्फ़ा कण उत्सर्जित करने से उसके तत्वों के परमाणु संख्या में जो होता है, परमाणु इकाई में द्रव्यमान में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है अल्फ़ा में। बीटा में क्या होता है, बीटा में एक बीटा किरणों के उत्सर्जन से जो होता है तत्वों के परमाणु में एक इकाई वृद्धि तथा द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, द्रव्यमान वैसे ही रहता है। तो गामा में क्या होता है, गामा किरणें के उत्सर्जन से तो परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती। अब आगे आपका भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो कि 20 समय से 5.5 घंटे आगे होते हैं। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। आगे कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से बीच से गुजरती है, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि मित्र पर गमछा जा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगे देश हैं उत्तर प्रदेश हैं, 8 राज्यों से लगा हुआ है इसकी सीमा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। आगे उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी लगी हुई है। मतलब भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, 1663 किलोमीटर, उसके बाद आंध्र प्रदेश का। ठीक, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिसकी तटरेखा लंबी है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
कहता है कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य पाकिस्तान, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से तीनों से मिलती है। तीन ओर बांग्लादेश से घिरा रहा त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से मिलती है। संकोच नदी के बारे में जान लेंगे। इससे पहले हम ये जानेंगे दर्रा, भारत के प्रमुख दर्रा, जैसे कि काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जोजिरा दर्रा लद्दाख में है। काराकोरम जम्मू कश्मीर, जोजिरा लद्दाख हो जाएगा। फिर पंजाब जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बनिहार जम्मू कश्मीर, बुर्जिला हो जाएगा जम्मू कश्मीर, बुर्जिला जम्मू कश्मीर हो जाएगा। शिव किला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। शिव किला हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। शिव किला काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिरा लद्दाख, फिर पंजाब जम्मू कश्मीर, बनिहार जम्मू कश्मीर, बुर्जिला दर्रा हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, शिव किला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, माना उत्तराखंड, नीति उत्तराखंड, नाथुरा सिक्किम, जेपला सिक्किम, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू अरुणाचल, तुजू मणिपुर, तुजू हो जाएगा आपका मणिपुर। संकोच नदी यह असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिरा दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिव किला का निर्माण सतलज नदी द्वारा एवं जेपला का निर्माण जो होता है आपका तीस्ता नदी के द्वारा होता है। सतलज नदी एवं जेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, लगभग 5624 किलोमीटर का। ठीक, या यहाँ पर चीन को जाने वाली एक जो है सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिरा दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है, जबकि बनिहार दर्रा श्रीनगर से मतलब जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, बनिहार मतलब बुर्जिल दर्रा में। अब आगे आपका तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है, भारत में म्यांमार को जोड़ता है। शिव किला जो है ना शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जरफूल मेघालय में पाया जाता है। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे को संवर्धित कर करके वहाँ पर जो है ना पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर करके वहाँ जल धारा के आसपास सुदृढ़ ढालों में रूपांतरित कर देते हैं, जिससे जो है जीवित जरफूल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे किंग जोंग ईरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलियामन्नार के बीच समुद्र में डूबी परवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे हम आदम का पुल कहते हैं। जाफना शेष श्रीलंका के एलिफेंटा दर्रे द्वारा जोड़ा गया है। भारत का भौगोलिक स्वरूप कैसा है? देश के कुल क्षेत्रफल का 10.5% भाग पर जो उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो 2135 मीटर से ऊंचाई से लेकर के इससे बड़े हैं, यानी कि 305 मीटर से लेकर के 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाले पहाड़ी का मतलब प्रतिशत है 18.75% है या 18.6% है। ठीक, और विस्तृत मैदान है 43%। आप कहता है कि हिमालय का प्रादेशिक प्रदेश पंजाब हिमालय सिंधु सतलज, पंजाब हिमालय सिंधु सतलज, कुमायूं हिमालय सतलज काली, कुमायूं हिमालय सतलज काली, और नेपाल हिमालय काली तीस्ता, असम हिमालय तीस्ता दिहांग। भौतिक रचना एवं धरातल के रूप में के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया। कहता है कि उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय क्षेत्र और समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां पर जो था ना तिथित नामक उथला हुआ एक पर्वत था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी हिमालय की
हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर जो है ना उठा हुआ है, उत्तल है, और तिब्बत की ओर धंसा हुआ है, अवतल है। आगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियाँ में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जिनके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है। K2 या गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जो है जाफराना की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जो है जमाव है। बृहत हिमालय में जोजीरा पीर पंजाल में बनिहार तथा जास्कर श्रेणी में फटूला, लद्दाख श्रेणी में खरदुला दर्रे स्थित है। अब आगे आपका कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल झील व बुलर झील स्थित है। जल की झील पेंगोंग झील और सोमोरी स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ जैसे तीर्थ स्थल जो है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहत हिमालय या हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। कौन? हिमाद्री या सर्वोच्च बृहत हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर का है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है नेपाल में इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा जो है नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट एवं नामचे बरवा आदि जो है हिमाद्री के शिखर है। बृहत हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा जो था अलग होती है। आगे है आपका भारत के प्रमुख पुरुष, जैसे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, जब वायसराय भी रहे। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती सिराज गोपालाचारी। आगे है आपका भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री ये रहे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के केंद्रीय मंत्री मतलब भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एम हस्ट। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एस मार्शल एस मुखर्जी। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राजेंद्र सिंह। आगे स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मोनेक्सो। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सिंह। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे मतलब भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश होमो जहांगीर कपाड़िया। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रमणा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमल बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था हसरत मोहनी था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति था रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे CB रमन। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे सफेद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे AR रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, अब आगे आपका भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय था सत्येंद्रनाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय था राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय था मिहिर सेन।
आगे कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री रहे। 1951 में उन्होंने भारतीय राजसंघ की स्थापना भी किए थे। आगे है, कहता है कि पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय था। ओए सर जी बैद्यनाथ थे। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय था शेरपा फुदौर जी। ठीक, आगे है, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री था फाहियान। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था हॉकिंस। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था मिल्टन, MC मिलोन। आगे चलते हैं, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री था बुल्गारिन। ठीक, प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा। ओलंपिक में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी रहे एयर राइफल अभिनव बिंद्रा रहे। ठीक, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय था दादा विनोदी जी। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति था जेम्स हिक्की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति था जेम्स A हिक्की। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे प्रकाश पादुकोण 1983 में। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय था नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में 2020 में। भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ था जनरल बिपिन रावत CDS। आगे चलते हैं, भारत के प्रथम एवं अन्य। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी। भारत का प्रथम अग्नि केंद्र तारापुर महाराष्ट्र। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ 1951 में। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम 15 अगस्त 1982 को। प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र। प्रथम बोलती फिल्म राजा हरिश्चंद्र निर्माता था फाल्के यूनिसोवारियम। प्रथम बोलती फिल्म आलमारा अर्देसर ईरानी थे 1931 में। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी। भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाचा। प्रथम अपराजित सीरियल हम लोग 1984 में। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण बैंड नेटवर्क की शुरुआत इडुक्की केरल में। अब आगे भारत के सर्वाधिक बड़ा लंबा ऊंचा सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु। सबसे बड़ा पशु का मेला सोनपुर बिहार। सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार दिल्ली। सबसे बड़ा झील गुलर झील जम्मू कश्मीर। सबसे ऊंचा गुरुतीय बांध भाखरा नंगलवा सतलज। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार।